गुड इवनिंग। आज हम बात करने जा रहे हैं सुनामी की। सुनामी, जैसा कि इससे पहले हमने वीडियो में बात की थी भूकंप से और इसके बाद कोबर का भूसंरचना सिद्धांत, वैसे आज हम बात करने जा रहे हैं सुनामी की। सुनामी किसे कहते हैं और सुनामी से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और सुनामी है क्या, इसके विषय में हम आज बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं सुनामी। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है और दो शब्दों से मिलकर बना है। ध्यान से देखना, सुनामी दो शब्द, हिंदी में तो इसे कहते हैं सुनामी, लेकिन जब हम इसकी हम इंग्लिश की बात करें तो इसमें टी आगे लग जाता है और इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, यानी इसे क्या बोलते हैं? सुनामी। सुनामी में दो शब्द हैं। ठीक है, दोनों शब्दों को हमें देखना है। यानी सुनामी, सु और नामी दो शब्दों से मिलकर बना है। सु किसे कहते हैं? विशाल तरंगे। किसे कहते हैं? विशाल जलीय तरंगों को या विशाल तरंगों को। नामी किसे कहते हैं? तट की ओर चलने वाली। ठीक है, यानी विशाल तरंगे, बड़ी तरंगे, भयानक तरंगे जो जल में उत्पन्न होती हैं। और नामी का अर्थ है तट की ओर चलने वाली, और तट की ओर चलती है ऐसी तरंगे क्या कहलाती हैं? ऐसी तरंगे हमारी सुनामी तरंगों के नाम से जानी जाती है। यानी सुनामी क्या है? तो वे तरंगे जो विशाल हैं और तट की ओर चलती हैं और तट की ओर चलने के बाद विशाल तबाही मचाती हैं, ऐसी तरंगे सुनामी तरंगों के नाम से जानी जाती है। यानी ऐसी तरंगों को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा कि सुनामी क्या है? दो शब्द हैं और दोनों भाषा। यानी सुनामी शब्द हमारा कैसा है? जापानी शब्द है। कैसा शब्द है? जापानी शब्द। दो शब्द सु और नामी, टी इसमें साइलेंट रहता है। ठीक है, तो हमने इसके अर्थ को समझा। यानी सुनामी का अर्थ क्या है। अब हम बात करते हैं आने के कारण। ठीक है, अब बात करेंगे सुनामी आने के कारण। हमें कम शब्दों में बहुत ज्यादा सीखना है। तो हम बात कर रहे हैं दूसरा, आने के कारण क्या होता है। ध्यान से सुनना, हमने आपको भूकंप बताया। तो जब भूकंप महासागर में आते हैं, जब भूकंप महासागर में आते हैं और महासागर में आने के बाद ये महासागर की तली से टकराते हैं, क्योंकि महासागर में तल है ना, वही तो भूपृष्ठ है। तो जब ये महासागर की तली में महसूस होते हैं या महासागर की भूपृष्ठ पर आकर टकराते हैं, तो जब ये टकराते हैं तो तली में एक कंपन होता है, जिस कारण तरंगे ऊपर की तरफ गति करने लगती है। यानी जो हमारा ऊपर का जल है वो गतिशील हो जाता है, तीव्र गति से गतिशील हो जाता है और तट की ओर चल पड़ता है, और तट की ओर चल पड़ता है और विशाल तबाही लाता है। तो अगर हम बात करें आने के कारण, आने का सिर्फ एक ही कारण, मुख्य कारण है, वो है हमारा भूकंप। कहाँ भूकंप? महासागरों में, महासागरों में भूकंप। क्योंकि जो हमारी सुनामी है, सुनामी जो है वो जल से संबंधित है। सुनामी क्रिया है वो जल से संबंधित है। तो जल कहाँ होता है? महासागरों में। तो जब भूकंप महासागरों में आएगा तभी सुनामी की घटना घटित होती है या तभी सुनामी आता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि सुनामी क्या है, सुनामी का जन्म कैसे होता है या सुनामी के आने का क्या कारण है। जब सुनामी आता है तो सुनामी आने से क्या होता है? अपार जन धन की हानि। सुनामी से भी बहुत बड़ा लॉस होता है मानव जीवन को। कारण क्या है? जब ये तट की ओर चलती है, ध्यान से सुनना है, जब ये तट की
की ओर चलती है तो ये पहले क्या करती हैं, तट की ओर चलने पर सबसे पहले इनका जल पीछे की तरफ, जैसे इसमें दिखाई दे रहा होगा, एक सेकंड अभी आपको दिखाते हैं। ये देखो, जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये महासागर है, ठीक है, हमने मान लिया कि ये हमारा महासागर है। जब सुनामी, अब यहाँ से भूकंप, यानी ये क्या है, ये है हमारी महासागर की तली, ये क्या है, तली, ठीक है, ये महासागर की तली है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये इसका भूपर्पटी होगी, भूपर्पटी कम मोटी होती है ना महासागरों में, और ये है हमारा मेंटर, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, मेंटर। जैसे अगर हम बात करें यहाँ से भूकंप उठा, ध्यान से देखना है, बहुत बार बता चुके, जैसे यहाँ से भूकंप का जन्म हुआ तो ये क्या बन गया, भूकंप मूल, क्या बन गया, भूकंप मूल, जिसे क्या कहा जाता है, एपी सेंटर, जिसे क्या कहा जाता है, सॉरी, जिसे क्या कहा जाता है, फोकस, इसे क्या कहा जाता है, फोकस। तो यहाँ से भूकंप का जन्म हुआ और जो तरंगे होती है, तरंगे कहाँ जाती है, धरातल की तरफ बढ़ती है। तो जब ये यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंची ना, यहाँ पर महसूस की गई, ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर महसूस की गई, तो ये स्थान क्या बन गया, भूकंप केंद्र, क्या बन गया, भूकंप केंद्र, जिसे भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है, ठीक है, या अधिकेंद्र कहा गया। अब जब यहाँ पर भूकंप महसूस हुआ तो इसके ऊपर क्या है, जल है, इसके ऊपर क्या है, जल है, तो जब तली में कंपन होगा तो जल में भी तो कंपन होगा। जैसे ही जल में कंपन होता है तो क्या उठती है, ये जो आपको दिख रही है, तो क्या होता है, लहरों का जन्म हो जाता है। तो क्या होता है, लहरों का जन्म होता है, और ये लहरें तट की तरफ, ये लहरें तट की तरफ तीव्र गति से गतिमान हो जाती हैं, ये लहरें तट की तरफ गतिमान हो जाती हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रही लहरें, और एक अगर हम जहाज से, अगर हम जहाज, जिस समय सुनामी आई है, हम जहाज से महासागर में यात्रा कर रहे हैं, तो हमें उस स्थान पर, यानी महासागर के बीचों बीच में सुनामी का पता नहीं चलेगा, या सुनामी का असर उतनी तेज से नहीं होगा। कारण क्या है, कारण है जब लहरें समुद्र में होती हैं तो उनका आयाम बहुत विशाल होता है, तब उनका आयाम बहुत ही विशाल होता है, बहुत चौड़ी लहर होती है। लेकिन जब ये तट तक आती है तो उसकी आवृत्ति, अब जब तक वो तट पर आएगी तो उसकी आवृत्ति और आयाम दोनों क्या होते हैं, दोनों आयाम घट जाएगा, आवृत्ति बढ़ जाती है। देखिए, जैसे इस तरह से कोई लहर आ रही है, ध्यान से देखना, इस तरह से कोई लहर चलती हुई चली आ रही है, पानी में उतना अधिक, जब आयाम अधिक है तो उतना अधिक इसकी स्पीड नहीं लगती है। लेकिन जैसे ही ये तट से टकराती है, ध्यान से सुनना, जैसे ही ये तट से टकराती है, इससे पहले तट के जल को अचानक ये पीछे की तरफ खींच लेती है। अगर आप कभी समुद्र देखने जाते हैं या समुद्री किनारे घूमने जाते हैं, कभी ऐसी घटना हो तो ये समझ जाए अवश्य ही कोई भयंकर विनाश आने वाला है। कैसे, अचानक समुद्र का जल कम हो जाए, अगर अचानक समुद्र का जल पीछे की तरफ बढ़ जाए और अचानक आपको दिखाई दे कि यहाँ मछलियां पड़ी हैं, मछलियां तड़प रही हैं, अचानक हम देखते हैं कि समुद्र का जल पीछे बढ़ गया, मछलियां पड़ी हैं, तड़प रही हैं, और कुछ समय बाद अचानक एक बड़ी लहर आती है, और बड़ी लहर क्या करती है, तटवर्ती जो क्षेत्र होते हैं उनमें घुस जाती है, और अपने साथ साथ बसों, ट्रकों, कारों, जो भी या जानवर, इंसान, घर जो भी मिलता है उन्हें क्या करती है, अपने साथ समेत ले जाती है। पहले क्या करती है, पहले बहाती है, लहर आई इस तरह से, ठीक है, पानी आया तो पानी में इतनी चीजें बहने लगी, और बहने के बाद फिर उसने पूरी ताकत से अपने अंदर समेट लेती है, अपने साथ बहाकर लिए जाती है। तो ये है हमारी, ये सुनामी है। तो हमने क्या देखा, जैसे सुनामी आती है, जब तट से टकराती है तो इनकी ऊंचाई, आप देख रहे होंगे, इनकी ऊंचाई अधिक हो जाती है। कारण क्या है, पहले तट को ये खींच लेती है, पहले तट को अपनी तरफ खींच लेती है, तट का जल अपनी तरफ खींच लेती है, फिर अचानक एक तीव्र लहर आती है और वह क्या करती है,
अपने साथ जन धन को बहुत ही अधिक क्षति पहुंचाती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि सुनामी कैसे आती है। उसका मुख्य कारण क्या होता है? मुख्य कारण होता है समुद्र में उठने वाले या समुद्र में आने वाले भूकंप। समुद्र में आने वाला भूकंप इसका प्रमुख कारण होता है। भूकंप के कारण ही सुनामी आती है। भूकंप के कारण ही सुनामी आती है। चलिए, ये समझ में आ गया आपको? ये थोड़ा गलत लिखा है, इसे सही कर लीजिए। भूपटपटी। ठीक, अब हम बात करते हैं जैसे भूकंप के लिए कह सकते हैं अलर्ट। अभी भूकंप आने से पहले लोगों को अलर्ट नहीं किया जा सकता है। कुछ समय पहले चेतावनी दी जा सकती है, लेकिन पर्याप्त उपाय नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन सुनामी को समय से पहले महसूस किया जाता है और लोगों को चेतावनियां भी दे दी जाती हैं। कारण क्या है? सुनामी से लोगों को बचाने के लिए एक प्रणाली विकसित की गई है। सुनामी से लोगों को बचाने के लिए एक प्रणाली विकसित की गई है। उस प्रणाली को कहा जाता है डॉर्ट। क्या कहा जाता है? DOART। सुनामी बचाव प्रणाली, यानी एक सुनामी बचाव प्रणाली विकसित की गई है, जिसको क्या नाम दिया गया है? जिसे नाम दिया गया है डॉर्ट। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? जिसे नाम दिया गया है डॉर्ट। अब हम इसको क्या कहा गया? डॉर्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे डॉर्ट है क्या। ठीक है, तो डॉर्ट डी से हो जाएगा डीप, ओ से हो जाएगा ओशियन, ओशियन मतलब समुद्र। ठीक है, ए से असेसमेंट, असेसमेंट एंड, आर से हो जाएगा रिपोर्टिंग, आर से क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग, और टी से हो जाएगा सुनामी। ठीक है, ध्यान से देखना है। यानी डॉर्ट क्या है? सुनामी बचाव प्रणाली को ही डॉर्ट के नाम से जाना जाता है। यानी सुनामी से बचाव के लिए एक प्रणाली विकसित की गई है, जिसको डॉर्ट नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? डॉर्ट। ठीक है, डॉर्ट का फुल फॉर्म क्या है? डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग सुनामी। ठीक है, इस प्रणाली के दो भाग होते हैं, यानी इसमें दो उपकरण कार्य करते हैं। एक तो होता है हमारा सुनामीटर। ठीक है, एक होता है हमारा सुनामीटर, दूसरा होता है सिग्नलिंग। दूसरा होता है सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग उपकरण। यानी जो डॉट होता है, डॉट में दो उपकरण कार्य करते हैं। क्लियर? क्लियर? तो हमने क्या देखा? जो सुनामी बचाव प्रणाली यानी डॉट है, डॉट के अंतर्गत दो उपकरण होते हैं। कितने उपकरण होते हैं? दो। एक तो हमारा होता है सुनामीटर, दूसरा होता है सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग उपकरण। ठीक है, सुनामीटर क्या होता है? ध्यान से देखना। सुनामीटर यानी ये नापने का कार्य करता है। तो किसको नापता है? ये भूकंप को महसूस करता है। ये क्या करता है? भूकंप को महसूस करता है। क्लियर? यानी जो सुनामीटर है, ये समुद्र की तली में लगा दिया जाता है और समुद्र में आने वाले भूकंप या भूकंप की तीव्रता को ये महसूस करता है। जैसे ही कहीं भूकंप आता है, ये क्या करता है? तुरंत ही सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग उपकरण को सूचना दे देता है। समझ में आ गया? सिग्नलिंग लिखा है, सिग्नलिंग सिग्नल दे देता है। तो ये सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग उपकरण को सूचना दे देता है। क्या सूचना दे देता है? कि भूकंप इस गति के साथ या इतने स्केल पर, रिक्टर स्केल पर जो पैमाना होता है
अनुसार बता देता है कि भूकंप की स्पीड कितनी है। जैसे ही इसको सूचना मिलती है, यानी सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग उपकरण को सूचना मिलती है, ये क्या करता है, तटीय भागों में सूचना भेज देता है। ये तटीय भागों में सूचना भेज देता है। कैसे सूचना भेज देता है, ये हम आपको बताते हैं। सुनामीटर और सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग उपकरण दोनों सुनामी वार्निंग सेंटर से जुड़े रहते हैं। सुनामी वार्निंग सेंटर, ऐसे कह सकते हैं सुनामी चेतावनी ग्रह, उससे जुड़े रहते हैं। दोनों उपकरण सुनामी वार्निंग सेंटर से जुड़े रहते हैं। और सुनामी वार्निंग सेंटर किससे संचालित होते हैं, उपग्रहों से संचालित। ये हम अगर बात करें तो ये उपग्रह है यानी सैटेलाइट है, तो किससे जुड़े रहते हैं, सैटेलाइट से जुड़े रहते हैं। जैसे ही फिर से देख लो, जैसे ही भूकंप को महसूस किया सुनामीटर ने, सुनामीटर ने क्या किया, सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग उपकरण को सूचना दी। और सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग उपकरण ने क्या किया, तटीय भागों में सूचना दे दी। तटीय भागों में सूचना कैसे पहुंचाती है, सुनामी वार्निंग सेंटर के द्वारा। सुनामी वार्निंग सेंटर को सूचना दी, सुनामी वार्निंग सेंटर ने तुरंत ही उपग्रह के माध्यम से या संचार तंत्र के माध्यम से, हम कह सकते हैं संचार तंत्र के माध्यम से सभी जगह सूचना दे देता है कि इस स्थान पर सुनामी आने की संभावना है। ठीक है, तो आपने ये देखा होगा कि सुनामी विकसित प्रणाली भी हो चुकी है, जिसके तहत पता पहले से ही पता लग जाता है कि किस स्थान पर सुनामी आने की संभावना है। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। जहां पिछले कुछ वर्षों में सुनामी के द्वारा बहुत ही ज्यादा या बहुत अधिक जन धन की हानि हुई, तो ऐसे स्थान कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं। चलिए, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा क्योंकि वर्ल्ड का मैप है। तो ध्यान से देखना है। हमने आपको बताया भूकंप कहाँ आता है। सबसे पहले सुनामी आने का कारण क्या है, भूकंप। सुनामी आने का कारण क्या है, भूकंप। और भूकंप के आने का प्रमुख कारण क्या है, भूकंप कब आता है, जब प्लेटों के बीच अभिसरण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसी श्रृंखला में सबसे पहले हम बात करते हैं जो महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जापान में। जापान में 2011, जापान में 2011 ही था। हाँ, जापान में 2011 को 9 यानी 9 की गति से भूकंप महसूस किया गया। ठीक है, रिक्टर पैमाने पर 9 दर्ज किया गया। इस गति से भूकंप आया। और उसका जब ये भूकंप आया, और ये भूकंप आया कहाँ होगा, ध्यान से देख सुनना, ये भूकंप आया कहाँ था, जापान। ठीक है, जापान में महसूस किया गया। प्लेटों के किनारे पर। ठीक है, कौन सी प्लेट, इधर तो हमारी यूरेशियन प्लेट थी और इधर हमारी पैसिफिक प्लेट। दोनों के बीच अभिसरण की गति हो रही थी, यानी अभिसरण की क्रिया घटित हो रही थी, जिस कारण भूकंप आया। और सबसे तीव्रतम भूकंप, आज तक का सबसे तीव्रतम भूकंप कौन था, जापान का भूकंप, जो कि 2011 में आया था, यानी 9 की स्पीड से आया था। रिएक्टर पैमाने पर जिसकी गति, हमने आपसे कहा था 0 से लेकर 10 तक, पैमाने पर 0 से लेकर 10 तक की तीव्रता होती है, तो 9 की गति से आया था। 9 की तीव्रता से भूकंप महसूस किया गया था। जब ये भूकंप महासागर में आया,
भूकंप आने से, जैसे हम ये बात करते हैं, यहाँ पर भूकंप आया, ठीक है, आने के बाद जैसे ही भूकंप आया तो तरंगे उठी और तरंगों ने किसे सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया? जापान। ठीक है, कब? 2011 में। कब? 2011 में। समुद्री भूकंप आया, भूकंप आने से क्या हुई? समुद्री लहरें, जिन्हें क्या कहा गया? सुनामी। सुनामी ने क्या कर दिया? जापान की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल झकझोर दिया। छोटा सा जापान था, भूकंप आया और लहरों ने क्या किया? बिल्कुल जापान को तबाह कर दिया। बिल्कुल जापान को तबाह कर दिया। एक तो भूकंप, भूकंप के बाद सुनामी, और सुनामी के साथ साथ यहाँ पर एक और घटना घटी थी, यानी यहाँ पर एक परमाणु रिएक्टर था। ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक था परमाणु रिएक्टर। जब सुनामी आई तो यहाँ पर एक परमाणु रिएक्टर था जिसका नाम फुकुशिमा। क्या नाम था? फुकुशिमा। चलो, परमाणु रिएक्टर क्या होता है इसके विषय में थोड़ा बता दे। परमाणु रिएक्टर में बिजली बनाई जाती है और इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम या परमाणु ऊर्जा के माध्यम से बिजली बनाई जाती है, जिसमें ईंधन के रूप में धातुओं का दहन किया जाता है, जिसमें हमारी यूरेनियम हो सकती है, थोरियम हो सकती है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो परमाणु रिएक्टर था फुकुशिमा से क्या होने लगा? फुकुशिमा से नाभिकीय विकिरण होने लगा। यानी अगर हम बात करें तो इससे विकिरण की प्रक्रिया घटित होने लगी, जिसने जापान को बहुत ही ज्यादा अधिक झकझोर दिया। नाभिकीय विकिरण होने लगा। यानी अगर हम बात करें तो लोग भूकंप से प्रभावित थे, सुनामी से अत्यधिक प्रभावित हुए। अब तीसरा यहाँ पर परमाणु रिएक्टर था, उससे क्या होने लगा? उससे विकिरण होने लगा। जो तरंगे होती है ना, अल्फा बीटा गामा, उनसे क्या होने लगा? उन तरंगों से विकिरण की क्रिया शुरू हो गई, जिसने जापान को और अधिक झकझोर दिया। इससे पहले यूक्रेन के चेर्नोबिल में भी ये घटना घटित हो चुकी थी। ठीक है, तो ये एक तो था जापान। अब हम दूसरी बात करते हैं, तो दूसरी सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है? भारत के नीचे इंडोनेशिया का द्वीप है सुमात्रा, यहाँ पर। ठीक है, तो सुमात्रा में 2004 में ठीक है, भूकंप के कारण, भूकंप क्यों आया था? इंडियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट, एक और छोटी प्लेट है नीचे बर्मा प्लेट, दोनों के बीच कौन सी प्रक्रिया हो रही थी? प्लेटों के अभिसरण की प्रक्रिया हो रही थी। ठीक है, प्लेटों के बीच अभिसरण की प्रक्रिया हो रही थी, जिस कारण क्या हुआ? जिस कारण जो लहरें तेज गति के साथ आई और सुमात्रा को, यानी अगर बात करें तो भूकंप किस गति से आया था? उसमें भूकंप की तीव्रता थी 8.9, यानी भूकंप की तीव्रता थी 8.9, यानी इस स्पीड से आया। तो जब भूकंप 8.9 की स्पीड से आया तो तरंगे भी बहुत तीव्र गति से उत्पन्न हुई होंगी। जो तरंगे बहुत तीव्र गति से उठी और उन्होंने 4 देशों को बहुत ही ज्यादा हानि पहुंचाई। कितने देशों की? इससे कितने देश प्रभावित हुए थे? 4 देश। वो 4 देश कौन कौन से थे? सबसे पहला देश था इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया था, मलेशिया था, श्रीलंका था, श्रीलंका के बाद भारत था। भारत का जो राज्य प्रभावित हुआ था वो था तमिलनाडु। कौन सा राज्य प्रभावित हुआ था? तमिलनाडु। ठीक है, सबसे ज्यादा जिसे नुकसान हुआ था वो था हमारा श्रीलंका। वो कौन सा देश था? श्रीलंका। ठीक है, तो जो सुमात्रा द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। सुमात्रा द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। इंडोनेशिया का एक द्वीप है। समझ में आ गया होगा जावा और सुमात्रा। तो इंडोनेशिया का एक द्वीप है। 2004 में प्लेटों के बीच अभिसरण हुआ था। कौन सी प्लेट थे? इंडो ऑस्ट्रेलियन और बर्मा
समाप्त है। ठीक है, तो इनके बीच में अभिसरण की प्रक्रिया हुई जिस कारण भूकंप आया। जब भूकंप आया तो भूकंप की स्पीड क्या थी? 8.9 की। ठीक है, भूकंप आने से तेज गति से समुद्र में लहरें उठी और जिस कारण लहरों ने 4 देशों को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इसमें प्रमुख रूप से जिस देश को नुकसान पहुंचाया था वो था श्रीलंका। श्रीलंका से के साथ साथ हमारा इंडोनेशिया, मलेशिया और भारत का तमिलनाडु देश प्रमुख थे। सॉरी, भारत देश का तमिलनाडु राज्य प्रमुख था। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक जानकारी, यानी हम कहें सुनामी के विषय में पूर्ण जानकारी थी। अगर इससे कभी भी आपका कोई क्वेश्चन आता है तो शायद ही आपसे छूट जाए। वैसे 1% भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट सकता है। चलिए, अब इसके बाद हम आपको बता दें जो आपको प्रीवियस टॉपिक पढ़ाए गए हैं आप उन्हें रिवाइज करते रहिए, क्योंकि इसके बाद जैसे सौरमंडल की क्लास हुई थी, सौरमंडल से रिलेटेड आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे, वैसे ही अक्षांश और देशांतर रेखाएं या जो भी वीडियो है मुख्य रूप से हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में कहेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का वीडियो आप दोबारा से देखिए और उसके जो क्वेश्चंस है वो आप कल उसकी वीडियो आपको कल कराई जाएगी। लगभग 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन की श्रृंखला होगी। जितने अच्छे से आप उस टॉपिक को तैयार करेंगे उतने स्पीड से आप क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे और आपकी तैयारी आंसर ही बता देंगे कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, तो चलिए यहीं पर हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। ठीक है, जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।